बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से हम पिछली क्लास में इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस किया था हमने इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है, कि किस तरीके से हमने इस क्लासरूम में अपने टीचिंग मेथड को और वे ऑफ टीचिंग को किस तरह डेवलप करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग है। प्रिंसिपल क्या है टीचिंग का, ठीक है। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। देखें, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके कोई ना कोई उसूल वाज़े होते हैं, मरतब करते हैं हम कि अगर उन उसूल पे हम चलें तो वो काम बेहतर अंदाज में होता है। इसी तरह टीचिंग एक प्रोफेशन है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो उसके भी ज़ाहिर सी बात है, एक एक अहम जिम्मेदारी है, एक बामकसद चीज़ है, तो उसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उसमें चंद प्रिंसिपल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। नंबर वन, encourage faculty student contact। encourage faculty student contact मीन्स कि स्टूडेंट और टीचर के माबेन जो रिलेशनशिप है, कांटेक्ट है, वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, वो बेहतर अंदाज में हो। जो रिलेशनशिप है आपस में स्टूडेंट और टीचर का, वो क्या हो, बेहतर अंदाज में हो। किस तरह बेहतर अंदाज में हो कि स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो टीचर से के साथ बेहतर हो, उस टीचर की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के साथ बेहतर हो। अभी दोनों आपस में इनका जो इनका रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर होगी तो जिस मकसद से टीचिंग हो रही है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ हासिल होगा हमें। लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स जो हमने अपने टीचिंग में जो लर्निंग आउटकम हमने रखे, वो चीज़ हमें अचीव हो जाएंगे। तो इंकरेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। नंबर टू है इंकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। आप आ जाए स्टूडेंट्स के माबेन, आप स्टूडेंट्स हैं, 65 स्टूडेंट्स आप क्लासरूम में, तो आप स्टूडेंट्स के दरमियान भी आपस में जो रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है, एक दूसरे नॉलेज कोऑपरेशन है, शेयरिंग है, ठीक है, नोट्स शेयरिंग है, और जो डिस्कशन है आपस में। तो एक क्लासरूम में एज ए टीचर आपने स्टूडेंट्स के माबेन जो आपस में उनके जो कोऑपरेशन, उसको भी डेवलप करना है। वो किस तरह करना है, उसके कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ रूल्स हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर आप एज ए टीचर क्लासरूम में जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने देनी है, या आप उसको ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए आपस में उनके कोऑपरेशन को डेवलप करें, या किसी एक्टिविटी के ज़रिए, या को टास्क आपने दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, उसके ज़रिए, या डिबेट के ज़रिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से रब्ता करेंगे, कोऑपरेशन की बढ़ेगी। इस कोऑपरेशन से क्या होता है, ये होता है कि एज ए अगर टीचर हम उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उससे तो वो सीख रहे होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करें, आपस में वो एक दूसरे से रब्ता रखें, एक दूसरे के जो नॉलेज को शेयर करें, वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें, ठीक है, बहस मुबाहिसा करें, तो उससे ज़्यादा लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट आपस में एक जगह बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो सबके डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग जब एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो क्या होगे, तो क्या होगा, तो एक दूसरे का जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है सिकंदर? है आपकी आवाज़ आ रही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, आ रही है। ओके, ओके, ओके। अब नंबर थ्री क्या है, इनकरेज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग इन द सेंस ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों के दरमियान एक्टिव लर्निंग हो। मीन्स अगर क्लासरूम के अंदर टीचर एक्टिव हो,
teacher is the active part of classroom, then obviously student is also पार्ट एक्टिव रोल। ठीक है, तो एक्टिव जो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट है वो कब होगी, जब वो स्टूडेंट, जब टीचर क्या हो एक्टिव रोल अदा करेगा अपने क्लासरूम के अंदर। अच्छा, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हम स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। ठीक है, ये को गेम गेम की सूरत में हो, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको गेम की सूरत में, एक्टिव पजल की सूरत में उनको एक्टिव किया जा सकता है। और इसके अलावा एक्टिव डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम में हम करवाते हैं अपने जो कंटेंट के मुताबिक, तो वो भी हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स के एक्टिव लर्निंग को डेवलप करने के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट फीडबैक। देखिए, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इफेक्टिव टीचिंग में। क्यों? इसलिए कि फीडबैक से हमें ये अंदाज़ा होगा एज ए टीचर कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। फीडबैक किस अंदाज में होगी? क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू होगी, ठीक है, या डिस्कशन के थ्रू फीडबैक होगी। तो फीडबैक जब तक हमें नहीं मिलेगा एज ए टीचर, तो हम उस अपने टीचिंग को जज नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक से ये होगा कि हमें ये अंदाज़ा होगा कि को कहाँ प्रॉब्लम स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको किन टॉपिक्स में को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, और क्लासरूम के अंदर कौन से स्टूडेंट एक्टिव हैं, किन को स्पेशल नीड की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें फीडबैक के ज़रिए भी मालूम हो सकते हैं। एम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क। वक्त की पाबंदी और वक्त की कदर एज एज ए टीचर टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, टाइम इज़ मनी। ठीक है, टाइम की अहमियत है, क्योंकि अगर वक्त पे चीज़ ना हो हमारे, क्योंकि टीचिंग जो पेशा है, प्रोफेशन है, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करती है। टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई टास्क दे रहे हैं, अगर आपने कोई टास्क दिया है स्टूडेंट्स को, तो उस टास्क को आपने क्या करना है, ऑन टाइम स्टूडेंट से करवाना है। या आपको टास्क करवा रहे हैं तो उनको ऑन टाइम उसको फिनिश करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक है, अब आ जाए कम्युनिकेट। ये माइक इसका खुला हुआ है, निमराज माइक बंद कर दीजिए, लास्ट वार्निंग है। कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफेक्टिव टीचिंग में। कम्युनिकेशन अगर ना हो, बेस्ट कम्युनिकेशन ना हो, तो आपकी जो टीचिंग है और लर्निंग है वो बेमायने भी हो सकती है। तो एक्टिव लर्निंग के लिए हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन होना लाजमी है। स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन? अगर आप अपने स्टूडेंट से मुखातिब हैं एज ए टीचर, तो आपने अपने स्टूडेंट से आप करके बात करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। जब आप अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट का जो फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एज ए टीचर रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिस तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपने एज ए टीचर कम्युनिकेशन के दौरान स्टूडेंट से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके दौरान आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि मैं एज ए टीचर कम्युनिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट से। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। बाज़ औक़ात हम स्टूडेंट से इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट अख्तियार कर चुके होते हैं
कि स्टूडेंट्स और टीचर के माबेन जो एक एक प्रोटोकॉल होता है, एक जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो फ़र्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिस्पेक्ट और फ़र्क है उसको मद्देनज़र रखना है। रिस्पेक्ट डाइवर्स रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग। अब देखें, टैलेंट को प्रमोट करना है, आपने अप्रिशिएट करना है स्टूडेंट के स्किल्स को, और स्टूडेंट्स के जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट करना है। डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग को अडॉप्ट करना है आपने एक क्लास। क्योंकि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट आपको नज़र आएंगे। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा, किसी के मेंटल लेवल हाई होगी, किसी के इमोशन ज़्यादा होंगे, ठीक है, किसी के कोई टैलेंट होगा, बोलने की सलाहियत अच्छी होगी। तो आपने एज ए टीचर गेस करना है, आपने एज ए टीचर स्टूडेंट्स के जो टैलेंट है उन्हें निखारना है। आपको मालूम होना चाहिए किसी स्टूडेंट को ज़्यादा, आपने देखा होगा कि क्लासरूम में आपके साथ भी हुआ होगा कि क्लासरूम में होता है, एक क्लासरूम में कोई अच्छा पढ़ने वाला होता है उसको मॉनिटर बनाते हैं, या कोई ज़्यादा अच्छा बोलने वाला है उससे स्पीच करवाते हैं। जो अगर अच्छा पढ़ता है ये उससे नात हम, ठीक है, वगैरह मनकबत वगैरह उनसे पढ़वाते हैं। तो क्या है, ये टैलेंट को हमने रिस्पेक्ट देनी है स्टूडेंट्स के, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट अपने आप को पहचान सकेंगे, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो हुनर है, ठीक है, जो भी स्किल है, वो चीज़ क्या होगी, डेवलप होगी और वो चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, वो आपको इन फ्यूचर स्टूडेंट को वो चीज़ काम आ सकती है। ये थी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। नेक्स्ट आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, टीचिंग और लर्निंग आपस में एक दूसरे से क्या है, बहुत इनका आपस में रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे लर्निंग हो रही हो समझिए वहाँ पे टीचिंग भी हो रही है। ठीक है, और जहाँ टीचिंग हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे जाहिर सी बात लर्निंग भी हो रही होगी, तो आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो इनके तो कुछ फार्मूलाज और कुछ जो मेथड है और कुछ रूल्स हैं वो भी तकरीबन सेम है इन दोनों के, टीचिंग लर्निंग के। ठीक है, क्योंकि अब बेस्ट टीचर इज़ अ बेस्ट लर्नर। ठीक है, जब आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, अच्छा मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो तभी जाके आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, तभी जाके आप इसको उस टॉपिक को क्लासरूम में डिलीवर कर पाएंगे। तो लिसनिंग पावर आपकी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। अगर लिसनिंग पावर अच्छी हो तो वो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, जब लर्निंग अच्छी होगी तो आप अच्छे लर्नर बनोगे, एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या है, हाँ, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है कि वो अच्छा स्टूडेंट होता है। जब अच्छा स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो वो जाके अच्छे टीचर बन पाएगा। तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, टीचिंग लर्निंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आपको पहली क्लास में आपको डिस्कस किया था मैंने। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की टीचिंग लर्निंग होती है। वो किससे होती है, वो किस अंदाज में होती है, वो ये है कि फॉर्मल एजुकेशन जिसमें हम कुछ सर्टिफाइड प्रोग्राम हो, जिसमें हम सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा इनफॉर्मल क्या है, जो अपने माशरे से, होम, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सोशल मीडिया, इन सब लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी हमारे टीचिंग की और लर्निंग की एक एजेंसी है, सोसाइटी, जहाँ से हम लर्न करते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं। माशरा हमें सिखाता है, घर हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, आपके टीचिंग लर्निंग के जो एजेंसीज हैं, ये दोनों में काम आती हैं। टीचिंग और लर्निंग दोनों में फॉर्मल भी होती है टीचिंग और इनफॉर्मल भी होती है।
और लर्निंग भी फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल दोनों होती है। तो इनका इस तरह इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, करीब है। ठीक है, बोथ आर गोल ओरिएंटेड, दोनों क्या है, गोल ओरिएंटेड है, बा मकसद होता है। आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो उसका कोई मकसद होता है ना। अभी आप बीएड में आए हो तो बीएड में आने का कोई मकसद होगा, आपने टीचिंग लाइन में जाना है या फिर आपने एज अच्छा टीचर बनना है। ठीक है, एजुकेशनिस्ट बनना है। इस पे टीचिंग लर्निंग जो एजुकेशन के ऊपर रिसर्च के ऊपर काम करना है। ये तमाम चीज़ें क्या आपके अंदर एक आइडिया डेवलप होगा अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के। अभी ना हो, एक दो के अंदर एक दो स्टूडेंट के पास हो या फिर किसी के पास ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो एक दो सेमेस्टर गुजरेंगे आप अपने गोल को क्या करोगे, सेट करोगे कि मैंने यहाँ तक जाना है। तो गोल ओरिएंटेड होता है। जब आप एज ए टीचर आप पढ़ाते हो, आपने देखा होगा ये आपका कोर्स आउटलाइन है मेथड ऑफ टीचिंग, इसके ऊपर एक लर्निंग आउटकम्स लिखे होंगे, ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे। वो क्यों लिखे होते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव? वो इसलिए होते हैं कि एज ए टीचर आप अगर क्लासरूम में डिलीवर कर रहे हो तो उस गोल के मुताबिक आपने उस चीज़ को पढ़ाना होता है, वो अचीव करना होता है। कि मैं अगर ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में टीच कर रहा हूँ तो मुझे ये गोल अचीव होने चाहिए। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये गोल आपने रखा है एज ए टीचर, तो उस लेसन में ये आपने गोल रखा है तो इससे स्टूडेंट के जो गोल्स हैं, ठीक है, वो अचीव होने चाहिए। वो भी जो स्टूडेंट ने गोल रखे, तो स्टूडेंट भी अपने लिए गोल रखते हैं, अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मैंने अगर क्लासरूम में आज ये पढ़ना है, ये पढ़ा है, तो इसका क्या मुझे फ़ायदा होगा। तो गुड टीचिंग रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग। गुड टीचिंग रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग। अच्छी टीचिंग जो है वो अच्छी लर्निंग का रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप टीचिंग अच्छी होगी ऐसी बात लर्निंग भी अच्छी होगी। तो इसमें यह है कि अगर कोई और फैक्टर शामिल ना हो रहा हो, ठीक है, कोई बैरियर, कोई रुकावट ना हो, तो जब आप टीचिंग अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात लर्निंग भी अच्छी होगी। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो, हर चीज़ बेहतर हो, तो लर्निंग भी बेहतर हो सकती है। सीखने वाला जो है ना स्टूडेंट, जो सीखना चाहता है वो अंधेरे में भी, ठीक है, एक चिराग की रोशनी में सीख सकता है। आपके सामने मिसालें बहुत सारी हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, ठीक है, अल्लामा इकबाल साहब, और हमारे जो फाउंडर पाकिस्तान है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये तमाम जो शख्सियात हैं वो क्या है, ठीक है, इन्होंने अंधेरे में पढ़ने के बाद मुकाम हासिल किया। तो लर्निंग के लिए लाजमी नहीं है कि आपको, अगर फिजिकल लर्निंग हो तो आप फिजिकल लर्निंग करोगे, सीखने वाले ऑनलाइन लर्निंग में भी सीख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप किस तरह लर्न करते हो। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर स्किल्स, जाहिर से स्किल्स के बगैर हर चीज़ नामुमकिन है। स्किल होना लाजमी है। क्रिएटिव स्किल ना हो तो हम स्किल पैदा करते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। स्किल दो तरह की होती है, एक बाय नेचर होती है, ठीक है, एक डेवलप करते हैं हम। तो हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं। रिक्वायर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेट ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ने पढ़े थे उनके तहत ऑपरेट होते हैं। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक प्रिंसिपल के तहत चलते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़े पिछले slide में। अच्छा, गुड टीचिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। गुड लर्निंग रिक्वायर्स गुड लिसनिंग स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो समाअत की जो स्किल है वो बेहतर हो, सुनने की सलाहियत बेहतर हो, अच्छी सुनने की सलाहियत हो, तो आप अच्छा एक तालिब इल्म बन सकते हो। ठीक है, जब आप एक अच्छे तालिब इल्म बनोगे तो एक अच्छा टीचर बन सकते हो। ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। ओनली गुड लर्नर्स बिकम गुड टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड लर्नर्स बिकम गुड टीचर्स, ऑब्वियसली एक अच्छा लर्नर अच्छा स्टूडेंट होगा वो अच्छा टीचर बन सकेगा। बेटर एजुकेशन इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एडजस्टमेंट हासिल कर रहे हो। ठीक है, एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट एक एजुकेशन टर्म है। एडजस्टमेंट किसे कहते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट में, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, उस अपने आप को सेट कर सकें, ठीक है, माहौल में ढाल सकें, तो वो एडजस्टमेंट कहलाती है। तो अच्छा माहौल हो क्लासरूम का, जो एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए बेहतर साबित हो। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से रिस्पेक्ट, जब तक रिस्पेक्ट का पहलू सामने ना हो तब तक वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो रिस्पेक्ट लाजमी है, चाहे कोई भी हो, टीचर हो, आपने रिस्पेक्ट का जो पहलू है, रिस्पेक्ट का जो आंसर है, वो आपने सामने रखना है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, किसी भी कोई काम करते, कोई भी आप काम करते हो, वर्क करते हो, उसमें हार्ड वर्किंग क्या है, इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, कामयाबी कुंजी है मेहनत। तो आप जब तक, जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, आपको स्लाइड्स बना के दे रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेहनत है ना। तो ये हार्ड वर्किंग, ये जब कब रंग आएगी, रंग लाएगी, ये कब इसका फ़ायदा होगा, जब आप भी हार्ड वर्किंग करोगे। आप इसको नोट करो कॉपी में, इसको आप क्या करोगे, इसको मज़ीद इस पर सर्च करोगे। इस पर आपने सिर्फ इन्हिसार नहीं करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको गाइडलाइन दी जा रही है। ठीक है, टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, गाइडलाइन देता है आपको। आपने इसमें मज़ीद और आपने काम करना है, इसको डिफाइन करना है अपने अल्फाज में। ठीक है, जो मैं अल्फाज में बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये होती है हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग नहीं कि आपने सिर्फ क्लास अटेंड कर दी, पढ़ लिया, ये हार्ड वर्किंग नहीं। मज़ीद आपने इसको खुद सर्च करना है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक दूसरे से बेहतर अंदाज में बात करें, टीचर से बेहतर अंदाज में बात करें। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचर चाहे स्टूडेंट हो। इमोशन किसे कहते हैं, फीलिंग्स, जज्बात, तासुरात। ठीक है, उसकी तरबियत लाजमी है। जब तक आपके इमोशन की तरबियत ना हो, इमोशनल बिहेवियर की, ठीक है, जज्बाती रवैया आपका अच्छा ना हो, क्योंकि स्टूडेंट आज के दिन में बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, जल्दी मिसबिहेव करते हैं, बगैर सोचे समझे काम को अंजाम देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है, प्रॉब्लम करेगी आगे जाके अगर इसकी डेवलपमेंट ना हो। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है चाइल्ड की, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, उसे पता होना चाहिए कि मैंने कब किस वक्त कौन से फैसला करना है, किस वक्त किस इमोशन को ज़ाहिर करना है, कब मैंने अपने गुस्से को ज़ाहिर करना है, कब मैंने अपने खुशी को ज़ाहिर करना है। ठीक है, कब मैंने टीचर से किस तरीके से बात करना है। ठीक है, अगर मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो सामने वाला कौन है ये मुझे अंदाज़ा होना चाहिए। अगर टीचर है तो अपने गुस्से कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट हो तब भी आपने कंट्रोल करना है। करेक्टर बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, करेक्टर बिल्डिंग किसे कहते हैं, गुड क्वालिटी, गुड करेक्टर, लेस करेक्टर ना हो टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का जो माबेन जो रिलेशनशिप है, वो ऐसा हो कि वो करेक्टरफुल हो। ठीक है, रिस्पेक्ट का पहलू सामने आए और करेक्टर का पहलू सामने आए, कि वो अच्छे, कि जिससे स्टूडेंट टीचर से सीख सकें, उनके करेक्टर से। पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम, इस तरह मैंने बताया कि एडजस्टमेंट ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट क्लासरूम में हो सके। गुड रिलेशनशिप कोज द बेटर लर्निंग आउटकम्स ऑफ लेसन। अगर रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का बेहतर हो, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा हो, तो जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, जो लेसन जो हम डिलीवर कर रहे हैं, उसके लर्निंग आउटकम्स हमें अचीव होंगे। ठीक है, ये यहाँ तक काफ़ी है। ये एक चार्ट है, एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स कंसेप्चुअल नॉलेज, स्टूडेंट कंसेप्चुअल नॉलेज, ये आपस में जो रिलेशनशिप है, डिस्कशन। तो स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन, जब वो जो काम वो सीखता है उस पर अमल करता है। ठीक है, और टीचर क्या करते हैं, वो जो उसने बताना होता है, जो डिलीवर करना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, फिर जाके जो डिस्कशन के बाद जो
अमल आता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, ये इंटरेक्शन आपस में, ठीक है, जो जो टीचर ने कंस्ट्रक्ट की होती है और जो स्टूडेंट उसे सीख रहा होता है, ठीक है, उसके माबेन जो इंटरेक्शन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रन करती है। अगर किसी को कोई सवाल है वो सवाल कर सकते हैं। एक सवाल ये पूछना था कि जो अभी आप हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ये तो हम सब लिख रहे हैं उस तरीके से लेक्चर साथ में, और जो आप यहाँ पे स्लाइड्स चल रही हैं ये भी हम लिख रहे हैं, तो इसके अलावा कोई अलग से नोट्स वगैरह होंगे जो आप हमें देंगे? इसके अलावा कौन से नोट चाहिए आप लोगों को, मैंने क्या कहा था इसको मतलब आपने कि खुद, कोई प्रॉपर नोट्स ऐसे हों? नए नए नोट्स वोट्स कुछ नहीं मिलेंगे, ये यही नोट्स आपके लिए। इससे बढ़ के कोई जी नोट्स मिलेंगे आपको, चाहिए कि इससे बढ़ के कोई नोट्स, इसको आपने खुद भी अपने अल्फाज नहीं लिखना सर, है। बच्चे यस पूछ सर, रहे, मैं आप कोई अगर स्पेसिफिक बुक आप भी रेफर कर दे तो। ठीक है, इसको आपने खुद अपने अल्फाज में लिखना है, सर्च करना है मजीद, ठीक है, इसके ठीक अलावा है कुछ सर। कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तमाम स्टूडेंट ने जो सर ये तो वीडियो है वो आप वहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे आप ले सकते हैं इसको। सबने चैनल सब्सक्राइब किया है, सबने, तमाम स्टूडेंट्स ने? जी सर। जी सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जी करें जल्दी। सर जैसे अगर नहीं फॉर किया, लेकिन एग्जांपल थोड़ी हमारे देर पे पास करता हूँ। एग्जाम्स में आएंगी ये चीजें, तो हम क्या बुलेट पॉइंट्स बना के लिखेंगे या एज अ पैराग्राफ में इसको डिस्क्राइब करेंगे? मर्जी है आपकी, जिस तरह आप करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा जाए। तो एज अ पॉइंट्स में भी हम अपने पॉइंट जो हाँ है कर दे सकते हैं सकते हैं? पॉइंट्स। जहाँ तक ओके, मैं आपको थैंक यू। गाइडलाइन करूँ ना, वो ये कि आप जितना हो सके उसको हेडिंग्स में करें तो बेहतर होती है, जी सही। ठीक है, हेडिंग्स में करेंगे तो वो आपको, उसमें हमें भी आसानी होती है समझने में। जितना आप उसको पैराग्राफ करेंगे तो वो पढ़ने में मुश्किल होती है, तो हेडिंग वाइज उसको आप करेंगे तो वो क्लियर हो जाती है। ओके। इसके जो टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है तो करें, पेपर के जब पेपर आएंगे देखा जाएगा, अभी तो बहुत दूर है पेपर। अच्छा, ये अभी मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड करूंगा, करने के बाद आपने इसको दोबारा सुनना है, ठीक है, हेलो। जी सर। हाँ, इसको दोबारा सुनने के बाद यूट्यूब चैनल से सबने आप नीचे कमेंट करना है लाजमी, ठीक है, कि आपको सर समझ इस आया नहीं, गॉट इट करके। सर जी जी बोले। इसका बुक नहीं है? क्या नहीं है? हेलो। हेलो।